नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं बुलेटिन एक्सप्रेस 100 और जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, मनोरंजन, राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मासिल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। सिंगापुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। वहीं संसद भवन में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री की सिंगापुर की ये 5वीं आधिकारिक यात्रा और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया। वहीं दोनों देशों के बीच राउंड टेबल मंत्री स्तरीय जो वार्ता हुई है उसमें हर एक क्षेत्र को सहयोग बढ़ावा देने वाला करार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने एक दूसरे के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और बातचीत को बढ़ाया आगे। भारत और सिंगापुर के बीच 4 समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने ज्ञापन का आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, स्वास्थ्य, व्यापार और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मंत्रालयों के बीच सहयोग पर बनी सहमति। सिंगापुर में प्रधानमंत्री ने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का दौरा किया। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट के तहत सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज में काम कर रहे भारतीयों से मुलाकात भी की है। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। ली सीन लूंग लंबे समय तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल 20 साल का रहा। उन्होंने इसी साल मई में अपने पद से दिया इस्तीफा। अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव का दिल्ली के भारत मंडपम में आगाज। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में भी सूर्य की महत्वता को दर्शाया गया। ये महोत्सव सूर्य के प्रभाव का जश्न मनाने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बहुत कम समय में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 100 से अधिक देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली, जो कि एक मील का पत्थर है। 90 और देशों को पूर्ण सदस्यता देने पर काम चल रहा है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल और परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा। 485 गीगावाट में से 300 गीगावाट सोलर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हासिल किया जाएगा। लखनऊ में जारी पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आज दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें हिस्सा लिया और 8 मोबाइल एप्लीकेशंस का अनावरण किया। इस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सचिव, रक्षा मंत्रालय और तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया का भी आगाज हो जाएगा, जो 12 सितंबर तक चलेगा। इस चरण के लिए 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण की 26 विधानसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जो 12 सितंबर तक जारी रहेगी। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अंबाला कैंट से अनिल विज चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया। देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदों और उखलाना से अनूप धानक को मिला टिकट। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर लगाया बैन। 18 सितंबर सुबह 7 बजे से 5 अक्टूबर शाम
6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर रोक। आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 चयनित शिक्षकों को पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। पुरस्कार के रूप में हर शिक्षक को 50,000 रुपये नगद, एक सम्मान पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर करने और भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने में जुटे सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। साथ ही शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित कर उस पर डाला प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अक्सर युवा मस्तिष्क को आकार देने वाले इस अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी किया साझा। शिक्षक दिवस पर आज अमृत उद्यान सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से खुले रहेंगे। सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट संख्या 35 तक निःशुल्क शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सीबीआई मामले में केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी, लेकिन आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस में वो अभी भी हिरासत में। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 20 अगस्त को कोर्ट ने घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सुनवाई को टाल दिया था। पंजाब टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु के बेहद करीबी राजदीप सिंह नागरा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की आज तीसरी बैठक। लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। समिति की दूसरी बैठक 30 अगस्त को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरजी कर अस्पताल मामले से नाराज लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा। राज्यपाल ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी दिया निर्देश। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। कोलकाता में सैकड़ों लोग अपने घरों की बत्तियां बंद कर सड़कों पर उतर आए, अपना विरोध किया दर्ज। प्रदर्शनकारियों ने रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट बंद कर विरोध करने का आह्वान किया था। कैंडल लाइट जलाकर लोगों ने विरोध मार्च भी निकाला। मृतक डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल। वहीं कोलकाता में कल जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च कर अपना विरोध दर्ज कराया। जूनियर डॉक्टर्स ने आरोपियों को सजा देने और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग की। नागालैंड सरकार ने दीमापुर कोहिमा राजमार्ग पर हुए भूस्खलन में मृत 6 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों को 16,000 रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आप्टे को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स ने कि यहां दिन दहाड़ी डकैती का आरोपी 1 लाख इनामी डकैत मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसरपुर पुरैना इलाके में यह मुठभेड़ हुई थी। श्रीलंका नौसेना द्वारा रिहा किए गए 7 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर वापस लौटे। कल श्रीलंका की नौसेना ने उसके जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार 7 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उड़ीसा, कर्नाटक के तटीय इलाकों, असम और मेघालय में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में आज सुबह सुबह भारी बारिश हुई। बारिश के कारण किंग्स सर्कल इलाके में पानी भर गया। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट भी किया जारी।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर कृषि मंत्री आज और कल दोनों राज्यों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान शिवराज सिंह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता और किसानों से चर्चा करेंगे और विजयवाड़ा में अधिकारियों के साथ बैठक भी। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर जिले में बाढ़ जैसे हालात, आम जनजीवन बदहाल। प्रदेश में सबसे अधिक विजयवाड़ा शहर प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ के 26 दलों को तैनात किया गया। बल ने अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 300 से ज्यादा लोगों को बचाया। केंद्रीय अंतर मंत्रालयीय दल आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का आज निरीक्षण करेगी। ये दल कृष्णा, एनटीआर, गुंटूर और अन्य क्षेत्रों का दौरा करेगा। वक्त एक ब्रेक का। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद का स्वागत। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 140 अंकों की बढ़त के साथ 82,493 और निफ्टी 25,239 पर। चेन्नई में फिक्की के वुमेन राइजिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या बीते 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ी है। वित्त मंत्री ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जनधन योजना की उपलब्धियों पर भी बात की और कहा कि 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 57% महिलाओं के। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन वाले व्यवसाय 17% से बढ़कर 20% हुए। भारतीय कंपनी को अधिक नए ऑर्डर मिलने से सेवा क्षेत्र की वृद्धि की रफ्तार बढ़कर अगस्त में 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। इसमें मार्च के बाद से सबसे तेज विस्तार देखा गया। HSBC इंडिया भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त में बढ़कर 60.9%। EPFO की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी सौगात। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल लंबे समय से चली आ रही है कि पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान वो करेगी और इसकी वजह से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद। देश में बीते 3 वर्षों में फिनटेक स्टार्टअप्स की संख्या में 5 गुना हुई बढ़ोतरी। GM फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में भारत के फिनटेक स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 10,200। मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सॉल्यूशंस की पेशकश के लिए चीन की सेनको कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्ट्विच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स कभी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे नहीं थे। स्टारलाइनर हमेशा वापसी वाहन के रूप में उपलब्ध था। ISS प्रबंधक डाना वीगेल ने कहा कि स्टारलाइनर के मुद्दों की समीक्षा के बाद बिना चालक वाले कैप्सूल की उड़ान अब 6 सितंबर से पहले नहीं होगी। नासा ने पुष्टि की अगले साल अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए स्पेसएक्स का वाहन इस्तेमाल किया जाएगा।
यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, 60 से अधिक घायल, इनमें से एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल। लवीव के मेयर एंड्रे सादोवी ने बताया कि रूसी हमले में एक इमारत ध्वस्त हुई, 50 से अधिक मकानों को पहुंची क्षति। इस बीच पोल्तावा के गवर्नर भी 2022 के बाद वहां हुए सबसे बड़ी रूसी हमले में 50 से अधिक लोगों के मारे जाने के बाद 3 दिन से शोक की घोषणा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक से पहले इजरायल के राजदूत डैनी डेनन ने परिषद की आलोचना की। उसने हमास की निंदा करने वाले प्रस्ताव पारित नहीं किए। फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इजरायल पर फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अत्याचार करने का लगाया आरोप। इजरायल में हमास के हमले में मारे गए बंधकों की मौत से शोक और विरोध की लहर। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने हमास की क्रूरता की निंदा की और परिषद से भी ऐसा ही करने का आह्वान किया। उन्होंने युद्ध विराम वार्ता के दौरान 6 बंधकों को मार डालने के लिए हमास की आलोचना की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल केवल उसी संघर्ष विराम पर सहमत होगा जो ये गारंटी देगा कि दक्षिण गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र का उपयोग हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में कभी नहीं किया जा सकेगा। नेतन्याहू ने 42 दिनों तक चलने वाले समझौते के पहले चरण में तथाकथित फिलाडेल्फिया गलियारे से वापसी की अपनी स्पष्ट अस्वीकृति को दोहराया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वापसी प्रभावी रूप से असंभव हो जाएगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर है, वहाँ पर उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम बताई जा रही है। जिस तरह से हम सुबह से ही यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को बेहद अहम बताया, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में इस यात्रा को अहम आयाम स्थापित करने वाला बताया जा रहा है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होने की पूरी उम्मीद है। और प्रधानमंत्री के सिंगापुर की अगर हम बात करें तो ये 5वीं आधिकारिक यात्रा है। हालांकि जो प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग हैं उनके साथ सिंगापुर में पहली औपचारिक मुलाकात, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ। और टेक्नोलॉजी के मामले में सिंगापुर बहुत अहम है। और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है। कितना इम्पॉर्टेंट है जब हम फिनटेक टेक्नोलॉजीज़ को दोनों देशों के आर्थिक अध्याय में एक नया स्वर्णिम हम कह सकते हैं पन्ना जुड़ने जा रहा है इस यात्रा की बदौलत। सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से फिनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को जब टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है उस लिहाज से कितना अहम हो जाता है। तो सिंगापुर की यात्रा इस लिहाज से बेहद अहम रही। और प्रधानमंत्री ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए प्रेरणा बताया है। और दोनों देशों के बीच राउंड टेबल जो मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है वो इतनी अहम इसलिए है क्योंकि हर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति जो कि सिंगापुर के हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, द्विपक्षीय मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उस लिहाज से इन तमाम क्षेत्रों जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उनमें एक नई ऊर्जा भरती हुई नजर आ रही है। और 4 ऐसे MOUs हैं भारत और सिंगापुर के बीच जिसमें हस्ताक्षर हुए हैं, ख़ास तौर पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। देखिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रदान की जाएगी। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसके जो एलाइड सेक्टर्स हो गए, यानी जब आप डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने की बात करते हैं तो वो कहाँ पास ऑन होगी, वो होगी आपके शिक्षा, कौशल विकास और साथ ही साथ उद्यमिता, स्वास्थ्य। यानी जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं वो भी हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर जो कि किसी भी देश के लिए प्रायोरिटी होता है। तो उस लिहाज से सिंगापुर से क्या कुछ सीख सकता है भारत और भारत क्या कुछ दे सकता है सिंगापुर को, दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पर। और इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के जो तमाम मंत्रालय उनके बीच सहयोग पर सहमति बनी है, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ, मेडिसिन के क्षेत्र में ये समझौते हुए हैं।
और मैन्युफैक्चरिंग की जो तमाम फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने उसका दौरा किया। उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जिसमें बहुत से भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग वहाँ पर काम करते हैं। इसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। तो ये जो यात्रा है भारत सिंगापुर के बीच, ये तमाम जिन क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें एक नई ऊर्जा भरते हुए, नए ऐसे आयाम और नए अध्याय को लिखते हुए दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निर्माण के साथ साथ कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, खास तौर पर नवोन्मेष और रिसर्च और डेवलपमेंट में कितना अहम हो जाता है भारत सिंगापुर का ये दौरा। और इन क्षेत्रों से अनएक्सप्लोरेबल वो एवेन्यूज सामने निकल कर आते हैं जिसमें उम्मीद की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा नवोन्मेष की, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च की, एंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप्स की। और ये जो अहम समझौते हुए हैं जिसमें सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, जो अपने आप में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, इससे जुड़ा हुआ एक्सपो भी लगाया गया था। और उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में कि सेमीकंडक्टर आने वाले सालों में ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहां से रोज़गार के साथ साथ इनोवेशन से जुड़े कई ऐसे नए आयाम निकलकर सामने आएंगे। और भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर और स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम जिन समझौतों का हम जिक्र कर रहे हैं उस लिहाज से कितना अहम हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर विकासशील और विकसित देशों के बीच जिस तरह के सेतु के रूप में, ग्लोबल साउथ के देश के रूप में भारत अगुवाई कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि वो खाई जो है वो अब पटने लगी है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच हमेशा से रही है, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर। अब इसमें आप समझिए डिजिटल तकनीक क्यों ज़रूरी है। DPI यानी कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, वो कितना ज़रूरी है। DPI इसलिए कि DPI ने जो हम UPI जिसका इस्तेमाल आप रोज़मर्रा के काम में करते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ भारत ने खड़ा किया, जो कई देशों के लिए उदाहरण है, जिसका जिक्र अभी जो फेड के चेयरमैन वो भी कर रहे थे। तो कैसे डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाते हुए दोनों देश नजर आ रहे हैं। और फिलहाल प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ। तो इससे जुड़े तमाम जो अपडेट्स लगातार आते रहेंगे वो हम करेंगे साझा, लेकिन वापस रुक करते हैं अब हम एक्सप्रेस 100 का और रुक करते हैं उन तमाम खबरों का एक्सप्रेस अंदाज। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया और कहा कि वहां की स्थिति बहुत नाजुक। ग्रॉसी और उनकी टीम ने पिछले महीने आग लगने वाले संयंत्र के एक कूलिंग टावर का निरीक्षण किया था। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि कम से कम ये निर्धारित करने में वो सक्षम थे कि ये आग कूलिंग टावर के आधार पर दहन की वजह से नहीं लगी थी। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, कई घायल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि देश में मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा समाज को तोड़ती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो उन लोगों से की मृत्यु पर शोक जताते हैं जिनकी जान बेहद मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा की वजह से गई। उन्होंने कहा कि बंदूक हिंसा महामारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने दोनों दलों से समर्थन वाले सुरक्षित समुदाय अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। ब्राजील की राजधानी के बाहर जंगलों में लगी आग से 20% जंगल जलकर हुए खाक। आग को बुझाने के लिए अग्निशमन कर्मी लगातार जुटे हुए हैं और कुछ हद तक इस पर काबू पाने में हुए कामयाब। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय तीरंदाज हरविंदर सिंह ने व्यक्तिगत रिकर्व ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम का इतिहास रच दिया। इसी के साथ वो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने। पुरुषों की क्लब थ्रो F51 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा जमाया। भारत के धर्मबीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारत के प्रणव सूरमा ने अपने पहले ही प्रयास में 34.59 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। भारतीय सिमरन ने पहले ही दौर की हीट 1 में शीर्ष पर रहते हुए पेरिस पैरालंपिक की महिला 100 मीटर T12 स्पर्धा के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पुरुषों के शॉटपुट F46 फाइनल में भारत के सचिन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। सचिन ने 16.32 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बात कर उनकी सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि उनके प्रदर्शन ने देश के युवाओं को प्रेरित किया और ये उनके लिए योगदान है कि पैरालंपिक खेल आज लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से ये भी कहा कि वो पदक के रंग की चिंता किए बिना अपनी जीत का जश्न मनाएं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने देश को गौरवान्वित किया है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। आज भारतीय खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, जूडो, तीरंदाजी, पावर लिफ्टिंग में जोर आजमाइश करते हुए आएंगे नजर। पेरिस पैरालंपिक के मेंस 49 किलोग्राम भार वर्ग पावर लिफ्टिंग की स्पर्धा में परमजीत कुमार मेडल जीतने से चूके। परमजीत कुमार स्पर्धा में 8वें स्थान पर। अनिशा रावत वुमेन्स शॉटपुट F46 स्पर्धा में 14वें स्थान पर। उन्होंने 9.25 मीटर का थ्रो किया। अमीषा ने पहले ही प्रयास में 9.25 का थ्रो किया। ये उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। पेरिस पैरालंपिक में टेबल टेनिस में भावनाबेन पटेल को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं की WS4 वर्ग में भाविना को चीन की खिलाड़ी के खिलाफ 1-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। साइक्लिंग पुरुषों की C2 व्यक्तिगत वर्ग में अर्शद साइक ने 11वां स्थान हासिल किया। वो भारत की ओर से साइक्लिंग रोड इवेंट में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय। साइक्लिंग में महिलाओं की C1 से 3 इवेंट में भारत की ज्योति गरड़िया कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। ज्योति को 16वां स्थान प्राप्त हुआ। पैरा निशानेबाजी के मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 में भारतीय खिलाड़ी फाइनल में स्थान नहीं बना सके। निहाल सिंह 19वें और रुद्रांश खंडेलवाल 22वें स्थान पर। और एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।